नमस्कार दोस्तों। हमने जो कल क्लास देखी थी रेट की, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि चौहान वंश है वो अपना कल मैंने क्लियर करवा दिया था। कोटा के चौहान हो गए थे, बूंदी के हो गए थे, झालावाड़ के बारे में आपको बताया था कि ये एक आखिरी रियासत थी अंग्रेजों द्वारा राजस्थान की। और हमने बात की थी किस तरीके से जो सिरोही में शिव सिंह होता है वेस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेता है। और हमने एक कोटा में एक बंटवारा का युद्ध देखा 1761 में। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से कोटा की छोटी सेना जयपुर की सेना को हराती है और किस तरह से बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रख देता है फाकुर शेर। और हमने यही बात की थी कि बूंदी से मराठों का जो प्रवेश होना था वो प्रवेश स्मारक बूंदी बना। जो किस तरीके से अमर कुंवरी आनंद कुंवरी जो मराठा सरदार होलकर को पुराणों जो किस तरह से आमंत्रित करती है और फिर मराठों राजस्थान में प्रवेश करवाती है, वो हमारी क्लास क्लियर हो गई थी। और आज जो हम नए टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं मेवाड़ के गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, गोहिलोत वंश, जैसा आप समझो। हम पढ़ाएंगे अब आपको गोहिल वंश, मेवाड़ का गोहिल वंश। तो देखिए, मेवाड़ के गोहिल वंश, मेवाड़ के गोहिल वंश। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम देखेंगे मेवाड़ के प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। जो प्राचीन नाम थे वो इस प्रकार से थे मेवाड़ के। इसे प्रागवाट, प्रागवाट और मेदपाट, मेदपाट और सिवी, सिवी। मेवाड़ के जो प्राचीन नाम देखे वो हम देखे कि प्रागवाट और मेदपाट और सिवी। मेवाड़ को एक प्राचीन नाम है 3। और अब हम देखेंगे कि इनके मोस्ट जो राजा हुए थे, मैंने आपको पहले बताया था, हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही टॉपिक देखेंगे हम। तो हम बात करते हैं कि मेवाड़ के जो गुहिल वंश थे, ये गुहिल वंशों की ब्रांच कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में थी हम वो देखेंगे। पहले मैं जिले जिले लिखता हूँ कि पहले देखेंगे हम उदयपुर, उदयपुर। उसके बाद सेकंड आपका चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड राजसमंद, राजसमंद। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ आपका भीलवाड़ा। जो मुख्य मुख्य जो गोहिल वंश की ब्रांच थी वो इन 4 जिलों में थी, उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में और भीलवाड़ा में। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो मोस्ट पॉपुलर राजा हुए थे उनके बारे में देखेंगे कि गोहिल वंश की स्थापना कैसे हुई, ये वंश कहाँ से आए, और जो अलग अलग इतिहासकार उन्हें किन के नाम जानते हैं। तो एक इतिहासकार हुआ था अबुल फजल। अबुल फजल है वो गोहिल वंश के बारे में कहता है कि ये जो गोहिल वंशी थे, ये कोई ईरान का शासक हुआ था आदिल शाह। कौन था? कोई ईरान का। कौन कहता है बात? अबुल फजल। कौन कहता है? अबुल फजल, अबुल फजल, फजल। ये एक बात कहता है, क्या कहता है कि ईरान, मतलब ईरान का कोई राजा था, राजा जिसका नाम था नो शेख, नो शेख आदिल शाह, नो शेख आदिल, इसकी संतान मानता है। जो भाई मेवाड़ में जो गोइल हुए थे वो आदिल शाह, जो नो शेख आदिल शाह है उसकी संतान सकते हैं। फैक्ट है ये, अबुल फजल कहता है। मगर हम इनकी बात पे ना गौर करते हुए जेम्स टोड है, जो जेम्स टोड, जेम्स टोड कहता है, जेम्स टोड, जेम्स टोड, जेम्स टोड कहता है कि ये जो आप बता रहे हो कि भाई ये ईरान के राजा है नो शेख आदिल की संतान है, ये फैक्ट गलत है। तो ये कहता है कि ये शिलादित्य के वंशज है, शिलादित्य। ये क्या है? शिलादित्य के संतान है। जो गोहिल है वह किसके संतान है? शिलादित्य की संतान है। और ये कहता है कि ये नो शेख आदिल शाह की संतान है। अब हमें 2 फैक्ट मिल गए। तो हम ज्यादा महत्वपूर्ण अबुल फजल के फैक्ट को न देते हुए जो कर्नल जेम्स टोड ने दिया है शिलादित्य, शिलादित्य की संतान मानते हैं, उन पे हम ज्यादा गौर करेंगे। तो हम देखते हैं, आज हम शिलादित्य के बारे में देखते हैं। शिलादित्य, छोटी सी कहानी है वो बताऊंगा आपको। वंश अकॉर्डिंग वंश। क्या हुआ था कि जो शिलादित्य था, शिलादित्य का इतिहास हम थोड़े पीछे और चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से ये वंश कहां से आया और ये कहां से डेवलप कर राजस्थान में आया। तो हम देखते हैं एक विवस्वान, विवस्वान, विवस्वान नाम का राजा हुआ था। विवस्वान
वान नाम का एक राजा हुआ था। ये इस राजा की राजधानी थी अयोध्या, अयोध्या। ओके। इस राजा की संतान थी जिसका नाम था दशरथ, दशरथ। ओके। दशरथ के पुत्र हुआ राम। ओके। हाँ वही आप समझ रहे हो, वही है रामायण वाला। लक्ष्मण भरत वो नहीं दो जो मोस्ट राजा बन के वो देखेंगे। राम के दो पुत्र लव और कुश, लव और कुश। कुश राजा बनता है। कुश की 108वीं संतान कौन सी थी? 108वां वंशज, 108वां वंश जिसका नाम था विजय भूप। विजय भूप, विजय भूप, विजय भूप है वो राजधानी अयोध्या से हटाकर बनाता है क्या? वल्लभी, वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात। ओके। विजय भूप अपनी राजधानी यहां से अयोध्या चेंज कर वल्लभी गुजरात बनाता है। इसके बाद क्या होता है कि विजय भूप का छठा वंशज, छठा वंश जिसका नाम था शिलादित्य। हमने बात की शिलादित्य की बात की, तो अब आगे हम शिलादित्य पे। शिलादित्य, शिलादित्य, ये आपका शिलादित्य का इतिहास था कि किस तरीके से विवस्वान हुआ। उसके बाद दशरथ हुआ, दशरथ पुत्र राम हुआ, राम के दो पुत्र लव और कुश, कुश राजा बनता है। कुश का वंशजों में 108वां वंशज विजय भूप हुआ। विजय भूप ने राजधानी चेंज की, अयोध्या से कहा ले गया वल्लभी गुजरात। और विजय भूप का 8वां वंश जो सिक्स है, छठा वंशज हुआ शिलादित्य। ओके। अब देखें हम शिलादित्य के बारे में विस्तार से देखें। ये तो मैंने बताई थी आपको, ये भी कहां से आए थे, ये इतना डीप नहीं है। शिलादित्य के बारे में देखें, मोस्ट बात है क्या थी वो देखें। शिलादित्य, 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 शिलादित्य की शादी आबू के परमाणु की राजकुमारी थी। आबू के परमाणु की राजकुमारी, आबू के परमाणु की राजकुमारी थी। इसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती, पुष्पावती। ओके, पुष्पावती। एक समय की बात है कि क्या हुआ कि जो शिलादित्य था वो अपनी राजधानी वल्लभी में था। जो पुष्पावती होती है वो पुत्र की मनोकामना के लिए अपने पीहर से जाती है। कहाँ आती है? अब वो राजस्थान में जाती है। पीछे से क्या होता है कि अरबों का अटैक होता है। जो अरब आक्रमणकारी है वो अटैक करते हैं कहाँ पे? वल्लभी पे। उस वक्त वल्लभी का राजा कौन था? शिलादित्य। तो ये ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि शिलादित्य की मृत्यु होती है, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है शिलादित्य। मृत्यु हो गई। जब पुष्पावती को पता चला, कोई ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने बताया पुष्पावती को कि किस तरीके से तुम्हारे पति अरबों से लड़ते वीरता से वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद क्या होता है कि जो पुष्पावती होती है वो भी अपने पति की मृत्यु पर सती होना चाहती है, मगर जिस वक्त ये पेट से थी, मतलब प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो प्रेग्नेंट औरत कभी सती नहीं हो सकती है। तो ये कहाँ पे? अपने पीर भी नहीं रह सकती, ससुराल है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। भाई आक्रमण हुआ था तो वो अटैक वो खत्म हो चुकी थी राजधानी वल्लभी। तो ये एक गांव में रहती है एक ब्राह्मण के साथ। उस गांव का नाम था वीरनगर। वीरनगर कहाँ रहती है? रहती है वीरनगर में, वहां पे रहती है। और वहां पे गुफा में ये एक पुत्र को जन्मती है, गुहादित्य, गुहादित्य, ठीक है, गुहादित्य को जन्म देती है। कौन? पुष्पावती, गुहादित्य। ओके। इससे हम देखेंगे आगे का वंश कैसे हुआ। अब जो गुहादित्य होता है, जो आप गोहिल मानते हो, वो बेलू का सहयोग लेता है। वो बेलू से कहता है कि आप मेरा सहयोग करो और मैं आपके सहयोग से हम सब मिलकर एक साम्राज्य बनाएंगे। तो भील इसका सहयोग करते हैं। बेलू के सहयोग से, बेलू के सहयोग से ये क्या बनाता है? साम्राज्य बनाता है। और ये बेलू से कहता है कि जो मेरे वंशज होंगे वो आपसे कर नहीं लेंगे। कौन कहता है? गुहादित्य। ओके। तो इसके जो वंशज हुए उन्होंने बेलू से कर नहीं लिया। जो इसके बाद वंशज हुए वो थे शिलादित्य फर्स्ट, महेंद्र फर्स्ट, अपराजित्य, वो इतने मोस्ट नहीं है। उसके बाद महेंद्र सेकंड हुआ था। महेंद्र सेकंड, महेंद्र सेकंड, महेंद्र सेकंड। ये क्या? ये बेलू से कर लेता है, बेलू से कर लेता है। ओके। कर लेने के बावजूद भील इसकी हत्या कर देते हैं। और महेंद्र सेकंड का पुत्र था
कालभोज। कौन था? कालभोज। कालभोज। जब पिता की मृत्यु होगी तो कालभोज यहां से फरार होता है और एक व्यक्ति था हरित ऋषि। क्या नाम था? हरित ऋषि। हरित ऋषि के यहाँ शरण देता है और हरित ऋषि की गाय ग्वाला बन गया था। हरित ऋषि की गाय चराया करता था। कौन? कालभोज। एक बार क्या होता है कि हरित ऋषि के डेरे पर अटैक होता है और हरित ऋषि की जो डेरे की सुरक्षा करता है कौन? कालभोज। भाई डेरे की सुरक्षा लड़ता है वो, तो कालभोज इसे खुश होकर इसे बप्पा रावल बोलते हैं। कहते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल। कालभोज को उपाधि मिली बप्पा रावल की, मतलब होता है रक्षा करने वाला। ओके। उसके बाद क्या हुआ? हरित ऋषि के आशीर्वाद से यह हरित ऋषि कहता है कि हरित ऋषि से कहता है कि एक दिन तुम बहुत बड़े, कहते हैं ऐसा है, तो हरित ऋषि आशीर्वाद दिया कि तुम एक बहुत बड़े राजा बनोगे आगे चलकर। तो ऐसा मानते हैं कि जो हरित ऋषि के आशीर्वाद से और शिव जी के, जो शिव जी को एकलिंग जी मानते थे, एकलिंग जी के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ पर अटैक किया 734 में। कब किया चित्तौड़ पर अटैक? 734 में। 734 पर उन्होंने चित्तौड़ पर अटैक किया। उस वक्त चित्तौड़ का जो शासक था वो कौन था? मानमौर्य। तो जो कालभोज होता है बप्पा रावल, बप्पा रावल, बप्पा रावल, ये 734 में, 734 ईस्वी में ये अटैक करता कहां पे? चित्तौड़ पे। अटैक करता चित्तौड़ पे, चित्तौड़गढ़ पे। ओके। चित्तौड़ पर अटैक करने के बाद ये चित्तौड़ पर उस वक्त शासक कौन था? शासक कौन था? मानमौर्य। मानमौर्य। मानमौर्य को हराकर ये राजा बनता कौन? बप्पा रावल। ठीक है। राजा बनने के बाद इन्होंने जो जो कार्य किए वो कार्य देखते हैं। जब बप्पा रावल राजा बनता है तो बप्पा रावल कार्य होता है नंबर 1। देखेंगे बप्पा रावल ने जो चित्तौड़ की राजधानी, जो राजधानी थी वो नागदा बनाई। नागदा राजधानी बनाई नागदा। नागदा में इन्होंने एकलिंग जी, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया। ओके। एकलिंग जी, गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? एकलिंग जी। एकलिंग जी का मंदिर नागदा में, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। और नागदा को अपनी राजधानी बनाई। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बप्पा रावल थे, बप्पा रावल को सी वेद ने, सी वेद ने चार्ल्स मेटरल की उपाधि दी। ओके, उपाधि दी। और जो बप्पा रावल थे उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है। सॉरी, ये आपका जो मंदिर है कैलाशपुरी में बनाया था। इसमें कैलाशपुरी में एक जी का मंदिर बनाया। और जो राजधानी थी वो नागदा बनाई। अपनी राजधानी बनाई थी नागदा इसने। और जो मंदिर है वो बनाया था कैलाशपुरी में, एकलिंग जी का मंदिर बनाया था जो गोहिल वंश के कुल देवता थे। ओके। उसके बाद बप्पा रावल के बाद जो व्यक्ति हुआ था उसका नाम था, देख जैसे क्या होता है कि बप्पा रावल के बाद जो अगला जो ताकतवर राजा बनता है उसका नाम था अल्लट। कौन होता है? अल्लट की जो मोस्ट बात थी वो 2 थी। नंबर 1, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला प्रथम व्यक्ति। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला कौन था? तो अल्लट। नाम क्या था जिसने विवाह किया था अपनी पत्नी का? हरिया देवी। ओके। इसने उपाधि दान की थी। उपाधि क्या थी इसकी? आलू की। ओके। इसने नौकरशाही गठन किया। नौकरशाही का गठन। क्लियर है? हमने देखा कि किस तरह से बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ पर अपना अधिकार करता है मानमौर्य को हराकर। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो मानमौर्य शिलालेख से मिलती है। ओके। उसके बाद हम देखा थे कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है जो गोहिल वंश थे उनके कुल देवता है। श्री वेद ने चार्ल्स मेटर की उपाधि दी है। सोने के सिक्के चलाए। अल्लट के बारे में देखा कि राजस्थान में
अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अल्लट ही था, जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। किसी साथ किया था? कि हुणों की राजकुमारी थी हरिया देवी। हरिया देवी विवाह करता है। उपाधि थी आलू की। नौकरशाही गठन करता है, मतलब है जो व्यक्ति जिस पद के लायक है। नौकरशाही का मतलब होता है जो व्यक्ति उस पद के लायक है उसे वो पद देना, वो नौकरशाही गठन होता है। नौकरशाही का गठन करता है अल्लट। अल्लट के बाद जो राजा हुए थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे, मगर उनके बाद एक अंतिम बस्ता अपना वो देखते हैं हम, जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही देखेंगे हम। तो अल्लट के बाद जो था वो जेतर सिंह। क्या नाम था उसका? जेतर सिंह। जेतर सिंह, जेतर सिंह, ठीक है, जेतर सिंह। जेतर सिंह के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? भूताला का युद्ध। क्या हुआ था? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध का युद्ध किनके बीच हुआ था? यह हुआ था इल्तुतमिश इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य। और ऐसा मानते हैं कि इस युद्ध में जेतर सिंह जीत जाता है, परंतु जो इल्तुतमिश है वो भागता हुआ, मतलब सेना उसकी भाग रही थी, और जो राजधानी थी नागदा, वहां पे कोई उपस्थित नहीं था। नागदा में जो सैनिक थे उपस्थित नहीं थे, सभी सैनिक रण क्षेत्र में उपस्थित थे। तो ये भागता हुआ नागदा में आग लगाता है। नागदा में आग लगाना, आग लगाता है। ओके, कौन? इल्तुतमिश। तो इसने नागदा से चेंज कर राजधानी चित्तौड़ बनाई। जेतर सिंह ने नागदा से हटाकर जो राजधानी थी वो कहां बनाई? चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जो उसके बाद जो पॉपुलर राजा हुए थे वो थे रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि किस तरह से उनने सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करता है। इसकी जानकारी हमें मोहम्मद जैसी ग्रंथ पद्मावत से मिलती है। और अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ था जब ये अटैक होता है 1303 का चित्तौड़ पे, और वो भी इसकी जानकारी देता है अपनी पुस्तक के माध्यम से। और आपने देखा होगा घोराबाद किस तरह से युद्ध में लड़ते हुए शहीद होते हैं। ओके, अगली क्लास फिर से आपकी। थैंक यू।